अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लें जी, जो लोग ये समझते थे कि इमरान खान अब पाकिस्तान के अंदर लावारिस हो गया है, उन्हें खबर हो कि इमरान के साईं आ गए हैं और 9 मई वाला मामला मेरा ख्याल है अब सुलह ही कर लें। और कैसा लगेगा आपको ये सुन के जब आपको पता चलेगा कि मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदारती उम्मीदवार हैं। इन सब मौज़ूआत पे बात करेंगे, उसके अलावा भी बहुत सारी अहम खबरें हमारे पास हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहली खबर हम बात कर लेते हैं, जो एक सहाफ़ी हैं, व्लॉगर हैं, असद तूर, जो कि इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर हैं FIA के पास। उनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं कुछ ऐसे व्लॉग्स करने के जिनके अंदर कुछ जिसे कह सकते हैं कि गैर ज़िम्मेदाराना, हम तो यही कहेंगे। और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी उन्होंने जो बातें की वो बहुत ज़्यादा शरपसंदी वाली बातें हैं। लेकिन बहरहाल सहाफ़ियों को गिरफ्तारियाँ या मुकदमे जो हैं वो नहीं होने चाहिए, और सहाफ़ियों को भी अपनी उस लिमिट का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। तो असद तूर के बारे में ये मालूम हुआ था कि वो उनकी कस्टडी में है FIA की। उनको अदालत ने दिया था जिस्मानी रिमांड उनका 5 दिन का। तो 2 दिन से ये खबरें आ रही थी कि उन्होंने वहाँ पर FIA की हिरासत में भूख हड़ताल कर रखी है। तो आज ये पता चला कि जो उनकी वकील हैं ईमान ज़ैनब मज़ारी और हादी गुल एडवोकेट, ये दोनों उनके वकला हैं। उन्होंने आज इस्लामाबाद की अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी थी कि जी असद तूर की सेहत के हवाले से जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो बहुत तशवीशनाक हैं, तो लिहाजा उनका मेडिकल रिपोर्ट उनकी जमा करवाने का हुक्म किया जाए, उनका पहले मेडिकल मुआयना ज़रूर करवाया जाए। जिस पर अदालत ने ये हुक्म दे दिया है कि असद तूर को अदालत के हुक्म पर उसका मेडिकल मुकम्मल एक करवाया जाए और वो मेडिकल की रिपोर्ट जो है वो अदालत के अंदर पेश की जाए। देखते हैं कि इसके बाद अब कब ये अमल प्रोसेस मुकम्मल होता है कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट पेश की जाती है अदालत के सामने। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो है पंजाब से। पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने एक रमज़ान अल मुबारक का एक पैकेज मुतारफ़ करवाया है निगहबान नवाज शरीफ के नाम से। और ये इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हुकूमत पंजाब सूबे में रमज़ान बाज़ारों का एहतमाम नहीं कर रही। कोई लगाएंगे तो हो सकता है ज़िली इंतज़ामिया के लोग अपने तौर पे लगवा दें, लेकिन पंजाब हुकूमत की ये पॉलिसी नहीं है। मरियम नवाज शरीफ का ये कहना है कि जी वो घर घर पहुँचेंगे और जो जितने मुस्तहिक लोग हैं उनको रमज़ान के अंदर हुकूमत पंजाब की तरफ से राशन दिया जाएगा इस पैकेज के तहत। जब उनसे ये पूछा गया कि इसमें कैसे इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि ये मुस्तहिकीन तक ही पहुँचे और उन तक पहुँच भी पाए, जिस पर मरियम नवाज शरीफ ने ये बताया कि इस सिलसिले में अहकाम ये दिए गए हैं कि जितने इस हवाले से इजलास होंगे तमाम अजला की इंतज़ामिया के, उनकी भी वीडियोज़ बनेंगी। फिर जब ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनकी डिटेल्स की भी वीडियो बनेगी। फिर ये जहाँ पे तकसीम होंगे वहाँ पे उस घर की बेल बजाने तक की भी वीडियोस जो हैं वो बनाई जाएंगी ताकि इसमें शफाफियत को इंश्योर किया जा सके। अल्लाह करे जी गरीबों का कुछ भला हो जाए। वैसे इस वक्त तो गरीबों की ये पोजीशन है कि गरीब क्या चंगा भला मिडिल क्लास या अच्छे खासे जो कुछ अर्सा पहले तक अपने आप को खुशहाल तबके में समझते थे, उनकी भी चीखें निकली हुई हैं। तो ये कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। अब अल्लाह करे कि पाकिस्तान और पंजाब के अंदर बेहतरी आई। एक अच्छी और जो इक़दाम है वो किया गया है मरियम नवाज शरीफ की तरफ से, और ये कहा गया है कि लाहौर के अंदर 10 माह के अंदर, ये टाइम ज़रा नोट रखिएगा, 10 माह के अंदर एक ट्विन टावर बनाया जाएगा। उसके लिए ज़मीन जो है वो सरकार देगी, बनाएगी उस ट्विन टावर को। और वहाँ के अंदर जो इंजीनियर्स हैं, यंग इंजीनियर्स हैं और बेरोज़गार हैं, उनको उन टावर्स में 6 से 8 हज़ार अफराद की जगह होगी। और बेरोज़गार इंजीनियर्स जो हैं और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको अपने दफातर बनाने के लिए वहाँ पे मुफ्त जगह फराहम की जाएगी। और दुनिया के 5 बड़े जो जाइंट्स हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, जो कंपनियां हैं इंटरनेशनल, उनको वहाँ पर टैक्स फ्री जोन बना के दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान के अंदर काम करें उन ट्विन टावर के अंदर। तो ये एक जदीद दुनिया की तरफ बढ़ने के लिए और टेक्नोलॉजी से वाबस्ता लोगों के लिए यहाँ से एक रिलीफ मिल सकता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और अगली खबर भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ही हवाले से ही है। एक बड़ा अजीब सा मामला हो रहा है। आपको याद होगा कि हमने आपको कल खबर दी थी, बल्कि आज सुबह वो हमारे व्लॉग में चली थी, जिसमें हमने मरियम के हवाले से कुछ सिक्योरिटी खदशात का इज़हार किया गया था कि कुछ कॉल्स पकड़ी गई हैं और वो कॉल्स
ऐसी हैं जिससे मरियम की जान को ख़तरा हो सकता है। तो ये बड़ी सीरियस ख़बरें थी, लेकिन आज एक ख़बर ऐसी आई जो बज़ाहिर तो बड़ी मामूली सी ख़बर है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा तशवीश में डाल दिया है। और वो ख़बर ये है कि जिसे हम कह सकते हैं कि आम सी खबर वो ये है कि उन्होंने अपना स्टाफ पर्सनल तैनात करना है। पहले भी उनकी अपने पर्सनल स्टाफ में वगैरह में PSO वगैरह की तैनाती में कुछ ऐसी खबरें आई थी कि उस्मान बुज़दार दौर के जो है ब्यूरोक्रेट्स से उनको तैनात किया गया। तो अभी हम उस तरफ सोच रहे थे, लेकिन फिर एक और ख़बर आई आज कि जी साजिद ज़फ़र डाल साहब जो हैं वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 20वें ग्रेड के अफसर हैं, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर तैनात कर दिया गया है। अब साजिद ज़फ़र डाल साहब जो हैं वो उनका तो मुझे ज़ाती तौर पर नहीं पता कि वो किसी तरफ उनका झुकाव है या नहीं, लेकिन कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनकी अहलियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी शद्दोमत से रिपोर्टर है। उनकी कुछ पुरानी ट्वीट्स भी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और इन सब के ख़िलाफ़ वो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश में है। और अगर ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर वो ट्वीट्स दुरुस्त हैं तो फिर इस फैसले पर नज़रसानी ना सिर्फ करना होगी, क्योंकि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो चाहे वो चीफ मिनिस्टर का हो, वो पूरी ब्यूरोक्रेसी की टीम को तैनात असल में करने वाला और कराने वाला वही होता है जो सिक्योरिटी भी इंश्योर करता है, वही होता है जो ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत के दरमियान पुल भी होता है। तो इतने अहम ओहदे पर अगर आपने वो माज़रत के साथ यूथिया तैनात कर दिया है तो फिर ये एक मतलब खुदकुशी की कोशिश है। और इससे न सिर्फ ये कि इनकी ख़िलाफ़ एक मीडिया प्रोपेगेंडा के अंदर को ख़बरें लीक हो सकती हैं, इनकी पॉलिसी लीक हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है कि इनकी सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ सकती है। तो ये इस हवाले से ज़रूर देखा जाना चाहिए कि अगर तो साजिद ज़फ़र डाल के ऊपर ये जो बातें आ रही हैं अगर ये दुरुस्त हैं तो फिर तो सबसे पहले उस बंदे का सुराग लगाएं जिसने ये कहा है कि इसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करें, तो वो फिर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है मरियम साहिबा, और फिर आपको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर बिल्कुल इस चीज़ को क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और अगली खबर है वही जिस पर हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि बिलाखिर उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस बाबर सत्तार, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन और SSP इस्लामाबाद इनको और SDPO को और SHO को इनको जनाब सज़ाएं दे दी हैं। DC साहब को जो है 6 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी गई है। SSP ऑपरेशन जमील ज़फ़र को 4 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी गई है। जो SP हैं उनको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है, और मुख्तसर दौरानिया होने की बिना पर इसको ये कहा गया है कि जी 1 माह का इनको टाइम दिया गया है इन तमाम लोगों को कि वो अपनी अपील कर सकते हैं इंट्रा कोर्ट, और अगर इनकी सज़ा बरकरार रहती है तो फिर ये इन सबको गिरफ्तार भी किया जाएगा। यहाँ पर जो मेरा वही मौक़िफ़ है जो मैं आपसे पहले भी शेयर करता रहा हूँ कि आप बस देख लें कि आप इस मुल्क के अंदर जो 9 मई जैसे मुल्ज़मान हैं वो आज़ाद भी किए जा रहे हैं, उनको इलेक्शन भी लड़ाए जा रहे हैं, उनको वज़ीर आला भी बनाया जा रहा है, उनको वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी बनाया जा रहा है, और जो 9 मई के मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने या करवाने की कोशिशें करने वाले इंतज़ामी अफसरान हैं उनको जनाब जेलों में डाला जा रहा है, उनको सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। तो बहरहाल इस केस के अंदर जो अगली बात की है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जो उन्होंने तहरीरी फैसला लिखा है जस्टिस बाबर सत्तार ने, उस फैसले में उन्होंने जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हुक्म जारी किया है कि मुल्क भर के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से MPOs के आर्डर्स के इजरा की तहकीकात करवाएं कि MPO का आर्डर आइन, कानून और अदालती अहकामात के ख़िलाफ़ क्या मुनज़्ज़म अंदाज में जारी किए गए, और क्या ये MPO के आर्डर्स गैर कानूनी अहकामात की बुनियाद पर जारी किए गए। अगर ऐसा है तो मुनासिब इक़दाम करके यकीनी बनाएं कि रियासत को मुंतखब अवामी नुमाइंदों के ज़रिए चलाया जाए। ये जो हुक्मनामा है जी, ये माज़रत के साथ ये तौहीन अदालत नहीं है, ये तनकीद हमारा एक जेन्युइन राइट है और वो तनकीद हम कर सकते हैं। यहाँ पे इस आर्डर के अंदर 2-3 बड़े खला मौजूद हैं। एक पहला खला ये है कि जी पूरे मुल्क के तमाम DCOs के आर्डर किए जाएँ, इसलिए कि उन्होंने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नज़रबंदी के अहकाम जारी किए। अब ये भी एक ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि नज़रबंदी के अहकाम उन लोगों के जारी किए गए हैं जिनको अदालतें बिला जवाज़ सहूलत कारी करके बार बार छोड़ रही थी। तो फिर इंतज़ामिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि जो लोग माशरे के अमन अमान के पे सरअंदाज हो रहे हैं, जो रियासत पर हमला हो रहे हैं, तो उनको फिर कैसे गिरफ्तार करें। तो फिर आर्डर तो इस वजह से जारी करने पड़े। और फिर जो आपने ये फरमाया अपने आर्डर के अंदर
کہ کیا یہ ایک مربوط انداز میں ہوا؟ جی بالکل بھی نہیں ہوا، یہ میں آپ کو ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اور کیا قانونی اور عدالتی احکامات کے خلاف منظم انداز میں جاری کیے گئے اور کیا ایسے کوئی احکامات جاری کیے ہیں؟ تو اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا ہے، اس کو 3 MPO یا 16 MPO کے تحت اپنے اختیارات کے استعمال کے لیے کسی کے احکامات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں پر یہ چیز واضح کرنا ضروری ہے کہ جو انہوں نے کہا نا کہ کس کے احکامات پر ایسا ہوا، تو جناب یہ انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد کے اوپر جاری کیے جاتے ہیں۔ جو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک انٹیلیجنس کمیٹی ہوتی ہے جس کے اندر ISI MI اور اسپیشل برانچ اور دیگر جو ایجنسیوں کے اہلکار ہوتے ہیں وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں، اور ان کی رپورٹس ہوتی ہیں، ان کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، اور پولیس کی سیکورٹی برانچ کی بھی ریکمنڈیشن ہوتی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ کسی بھی شخص کو نظر بند کرنے کے احکامات جاری کیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جج صاحب کو یہ نہ پتہ ہو، بہرحال وہ جج ہیں، ان کو ہم سے زیادہ ہی پتہ ہوگا۔ تو پھر انہوں نے یہ جو اگلی بات کی جی، مجھے اس پر بڑا سخت اعتراض ہے کہ اگر ایسا ہے تو مناسب اقدامات کر کے یقینی بنائیں کہ ریاست کو منتخب عوامی نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے۔ یہ سر آپ مہربانی کریں، آپ پورا سسٹم کو نہ الٹیں۔ یہ جو منتخب عوامی نمائندے ہوتے ہیں سر، یہ حکمرانی کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ قانون سازی کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جو گورننس کرنی ہوتی ہے وہ بیوروکریسی نہیں کرنی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ملک میں یہی آئین اور یہی قانون اور یہی ضابطے مروج ہیں۔ تو آپ ان سارے ضابطوں کو مطلب کسی کی محبت میں یا کسی کی کیسے کہتے ہیں مخالفت میں ان کو آگے پیچھے نہ کیا جائے۔ منتخب عوامی نمائندوں کا کام نہیں ہے حکومتیں چلانا۔ حکومتیں منتخب عوامی نمائندے جو حکومت بنتی ہے اس کو چلاتے ہیں، لیکن یہ اضلاع کی سطح پہ نا یہ MNAs MPs نے نہیں چلانی ہوتی حکومتیں، یہ آپ کو DCO کے تھرو اور SPO کے تھرو ہی چلانا پڑتا ہے۔ یہ سسٹم ہے، اس سسٹم کو آپ مطلب ایک دم ریاست کے 3 ستون عجیب پارلیمنٹ اور عدلیہ اور انتظامیہ، ٹھیک ہے، تو آپ انتظامیہ کو بیچ میں سے آؤٹ ہی کریں اپنے حکم کے تحت، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب کوئی بہرحال کیا آپ اس میں کہہ سکتے ہیں۔ اگر آگے بڑھتے ہیں جناب، پھر جب یہ ان کو سزا ہو گئی ان سب لوگوں کو، تو پھر انہوں نے فوری طور پر، اور ذہنی طور پہ تیار تھے، ان کو پتہ تھا کہ سزا تو ہونی ہے، تو انہوں نے پھر جو ہے ہائی کورٹ کے اندر انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی، اور پھر یہ جناب انٹرا کورٹ کی اپیل دائر جو ہوئی ہے اس پر ڈویژن بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل ہے، اور یہ 4 مارچ کو ان افسران کی اپیلوں کی سماعت کرے گا۔ اس سے اگلی خبر جناب، وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو مبارک ہو کہ ان کی پارٹی کو ایک نیا لیڈر مل گیا۔ کیسے بھلا؟ وہ ایسے کہ آج جناب وہ جو یوٹیوبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں رہنما ہیں، وہ بھی ابھی خبر میں ثابت ہو جائے گا کہ وہ گرفتار ہیں، اور وہ ٹویٹنگ کرتے تھے، وہ جعلی خبریں چلاتے تھے، اس کے بعد جو چند گھنٹے جب اس کو لاکھوں ری ٹویٹ ہو جاتے تھے، وہ خبر جو ہے وہ جھوٹ اور جو فیک نیوز پھیل جاتی تھی، پھر وہ ڈیلیٹ کر دیتے تھے، تو وہ ہوئے گرفتار۔ تو آج جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کو گاڑی میں بٹھایا ہوا تھا کہ اتنے میں جناب علیمہ خان صاحبہ وہاں آ گئی، عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں، اور انہوں نے جناب ان کو بڑی تھپکی وپکی دی عمران ریاض کو، اور وہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ گاڑی کے باہر کھڑی ہوئی تھی، اور ان کو ہاتھ لگا کے تھپکی دے کے شفقت سے جیسے بندہ کرتا ہے، اور وہ کہتی تھی کہ جناب ہم آپ کے ساتھ، انہوں نے عمران ریاض کو مخاطب کر کے علیمہ خان نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہے، ہم آپ کو مان رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا لیڈر ہمارے ہاتھ میں ہے اور آپ ہمارے لیڈر ہیں۔ بس گل ہو گئی، کسی کو شک رہ گیا کہ وہ صحافی ہے یا نہیں ہے؟ بھائی وہ سیاسی کارکن ہے، پہلے کارکن تھا، وہ لیڈر ہو گیا اس طرح کے بچوں کے بعد۔ تو یہ ایک خبر تھی، ہم نے کہا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لیں۔ تو اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی خبر ہے بلوچستان سے، بالآخر آصف زرداری جیت گئے اور بلاول ہار گئے۔ وہ ایسے کہ جناب سرفراز بگٹی جو نگران حکومت میں وفاقی وزیر داخلہ تھے اور پھر الیکشن لڑنے کے لیے ریزائن دے کے چلے گئے تھے، ان کو جناب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کا امیدوار نامزد کیا، اور پھر ان کی کاغذات نامزدگی داخل ہوئے، اور اس کے بعد پھر ان کے مقابلے میں کسی نے نہیں کیے کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو پھر اب وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، اور ان کو جو ہے وہ سرکاری پروٹوکول اور سیکورٹی وغیرہ بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ اچھا، اب میں نے یہ کیسے کہا کہ بلاول ہار گئے اور آصف زرداری جیت گئے؟ وہ ایسے کہ سرفراز بگٹی تو ابھی شامل ہوئے پیپلز پارٹی کے اندر، اور وہ غالباً اس کمٹمنٹ پہ شامل ہوئے تھے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو بنایا جائے گا، اور اسی وجہ سے آصف زرداری صاحب یہ چاہتے تھے کہ انہیں کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ لیکن بلاول صاحب کا نقطہ نظر مختلف تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ نہیں، ہمیں اپنی پارٹی کے کسی پرانے جالے کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنانا چاہیے، اور اس پہ 2-3 دن تک جو ہے وہ خاصی کھینچا تانی
बकचोदी चलती रही, तो बिलाखिर फिर आज ये खबर आ गई कि सरफराज बुगटी साहब जो है वो वज़ीर आला हो गए हैं। उससे अगली खबर भी वज़ीर आला के हवाले से ये जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं 9 मई के जो बड़े मरकज़ी मुलज़िम हैं, वो वही जो गंडापुरी शहद वाले बड़े मारूफ शख्सियत, बड़ी ऑडियोज़ भी उनकी आई, असले और बंदे और पुलिस पिकटों पे फायरिंग और बड़े रोले। आपको पता है एक बरना लड़की को केपी में घुमाया गया था, उसके मुल्ज़िमान की उन्होंने बड़ी सरपरस्ती की थी। और गिलगित के इलेक्शन में ना सिर्फ ये कि कैश बांटते पाए गए थे, बल्कि मरीम नवाज़ के बारे में जो है वो अपनी तकारीर के अंदर बड़े नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते थे। उस वक्त ये वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और शुमाली इलाका जात थे। फिर इसी तरह आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जाकर उन्होंने मुदाखलत की, वहाँ पे जाके उन्होंने फायरिंग की, फिर उनको निकाला गया आज़ाद कश्मीर के दूध से। अगले दिन इमरान खान साहब फिर उनको हेलीकॉप्टर में बिठा के वहाँ ले गए। तो ये इमरान खान साहब के जो तवक्कुआत हैं ना, उनके ऐन मुताबिक वज़ीर आला हैं। और यकीनन सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने उनको वोट दिए हैं, तो फिर उन्हीं को वज़ीर आला होना चाहिए। जिस तरह का वो बंदा चाहते थे वो आ गया। तो आते साथ सबसे पहले तो उसने ये कहा ना कि जनाब एक हफ्ते के अंदर अंदर जितने ये मुकदमात हैं ना 9 मई वाले और दूसरे, ये उन्होंने कहा ये सारे ख़त्म करो, वरना फिर मैं ऐसी की तैसी कर दूँगा। ये उनकी पहली तकरीर थी। अब आपको याद होगा मरीम की तकरीर क्या थी, उनका था कि ये मेरा तमीर और तरक्की का प्रोजेक्ट है, ऐसे मैं काम करूँगी, ऐसे मैं अपोजिशन के साथ चलूँगी, ऐसे जनाब मैं अवाम के लिए काम करूँगी। तो भाई साहब ने पहले दिन वो गंडापुरी साहब ने गिलासा उठा लिया और क्या था कि जी ऐसी की तैसी भेज देंगे हम, जनाब एक हफ्ते के अंदर मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। और ये वही गंडापुर साहब है कि जब इसी केपी असम्बली के अंदर आज एक और भी बड़ा वाक़या आया, बड़ा अफसोसनाक किस्म का। वो जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो खातून रुकने पे सूबाई असम्बली थी MPS, वो भी शायद वो प्रोटेस्ट वगैरह करती, घड़ी वगैरह पकड़ के, सियासी जैसे काम होता है। और पहले तो उनको कल तो उनके ऊपर जूते और चर्स और ये वो चीज़ें फेंकी गई थी, और आज जो बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, उनके लोग जो विजिटर्स गैलरी में थे, उन सब ने बाकायदा इनको गालियाँ दी। इनका मतलब ये कैसे बंदा ये अल्फाज कहें, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता किसी खातून के बारे में, बताने खबर के लिए भी नहीं कर सकता जो कि इनको वहाँ पे कहा गया। फिर कहते हैं जी बड़े गैरतमंद लोग हैं जी, पख्तून तो औरत की बड़ी इज़्ज़त करते हैं। तो ये उन्होंने इज़्ज़त की है कि वो उसके पता नहीं उसके किरदार पे कौन कौन से हमले करते रहे। और मतलब एक अफसोसनाक तस्वीर सामने आई केपी असम्बली की, केपी के वज़ीर आला की, और केपी के वहाँ के जो MPS थे PTI के, और जिनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी कहते हैं, और जो है वो उनके जो मेहमान थे उनकी। बहरहाल पूरा दिन ये होता रहा, और उसके बाद नून लीग ने बिल्कुल चुप सादी रखी। और फिर अभी आज शाम को जो एहसन इकबाल साहब जो सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून के, उनको थोड़ा सा होश आया और उन्होंने मजम्मत की जनाब सोबिया शाहिद के साथ होने वाले इस वाक़े की। अब मतलब एक खातून जिसको रेप की धमकियाँ असम्बली के अंदर वज़ीर आला के सामने दी जा रही हैं, तो उस पर खाली मजम्मत नहीं बनती भाई, इस पर कुछ कानूनी कार्रवाई भी करें। अब आते हैं जी हम अपनी उन 2 खबरों की तरफ जो कि आपने थंबनेल पे देखी। एक तो मैंने आपसे कहा कि आपको कैसा लगेगा अगर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदारती उम्मीदवार मौलाना फजल रहमान हैं। तो सोचें तो सही ना, वही मौलाना फजल रहमान जिनको ना सिर्फ ये कि डीजल कहा जाता था, इमरान खान अपने हर जलसे में उनको ये कहलवाते थे, नारे लगवाते थे, खुश होते थे, शाबाश देते थे। और जब एक दफ़ा आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा ने इमरान खान को मना किया, तो उन्होंने ये बात जलसे में कही कि जी मुझे जनरल बाजवा ने मना किया कि इनको डीजल नहीं कहना। और उसी डीजल की यहाँ वैसे काफ़ी चक्कर लगा चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके कदम बोसी कर चुकी है। और अब मुखबरों ने ये इतला दिया है कि मौलाना को ऑफ़र की गई है PTI की तरफ से कि जी आप हमारी तरफ से सदारती उम्मीदवार बन जाएँ। तो अब मौलाना उस ऑफ़र को कबूल करते हैं या नहीं करते हैं ये बात की बात है, लेकिन PTI वालों ये काम जो है वो आपने कर दिया है। और आपको एक और दिलचस्प खबर बताऊँ, वो मुझे मेरे सोर्सेज ने बताई कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हैं ना आपस के, वहाँ पे ये बाकायदा सख्ती से हिदायत जारी की जा रही हैं कि मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ किसी ने कोई बात नहीं करनी और कोई उसके ख़िलाफ़ पोस्ट नहीं करनी, किसी ने उनको डीजल नहीं कहना, किसी ने कुछ नहीं कहना। तो भाई साहब हम भी तो आपको यही कहते थे ना पहले भी कि ना करो इस तरह। तो अब आपको बहरहाल वो देख लें कि ये सियासत के रंग है, लेकिन जब सियासत को आप एक सती लेवल से भी नीचे ले जाते हैं तो फिर इस तरह बंदे को वैसे कहते हैं थूक के चाटना पड़ता है। तो इससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो असल खबर है कि लें जी इमरान खान के साईं तो आ गए उनको बचाने के लिए, कैसे भला। अब आते हैं उस खबर की तरफ जो हमने आपसे अर्ज़ की कि जी इमरान खान के साईं आ गए हैं।
खैर हम तो बहुत अरसे से ये बात करते चले आ रहे हैं पाकिस्तान की, हम तो क्या बड़े बड़े लोग ये बात करते रहे, हकीम सईद करते रहे, डॉक्टर इसरार करते रहे कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो मामूली आदमी नहीं हैं, वो अमेरिका का यहूदी लादी का असासा हैं। लेकिन बहरहाल हम भी बाज़ शक में पड़ जाते थे कि यार ये हमें कोई एक साजिशी थ्योरी तो नहीं है। लेकिन बहरहाल वो जिन दो लोगों ने ये बात की वो दोनों आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो दोनों बड़े ज़िम्मेदार लोग थे, वो साजिशी थ्योरी में चलने वाले आदमी नहीं थे। बहरहाल उसके बाद जब आपको याद होगा हमने इसी चैनल पर इंटरव्यू किया था मोहसिन जमील बेग साहब का, जो इमरान खान के बड़े जारेगार थे, तो उन्होंने बताया था कि जनाब 8 साल तक बनी गाला वाला घर बनने से पहले इमरान खान के इस्लामाबाद वाले घर का किराया अमरीकी सफारतखाना अदा करता रहा था। तो जब ये इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट और ये वो सारा किया था, तो हमें पहले से पता था कि ये सारा ड्रामेबाजी है, और हम आपको कहते रहते कि ऐसा कुछ नहीं। बाद में फिर फौरी तौर पर वो पलटे, बाद में उनका जो ओवरसीज चैप्टर है उन्होंने ख़त लिखने शुरू किए अमेरिका वालों को, फिर उन्हें एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी लॉबिंग फर्म्स हायर की, और फिर इन्होंने बैन अवी इदारों को इंटरव्यूज़ में इमरान खान ने कहा नहीं वो अमेरिका नहीं था, वो जनरल बाजवा था, बस इस तरह की सारी बातें। तो अभी भी बहरहाल वो लोगों को अपने वर्कर्स को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब होते हैं, और किसी को नहीं, अपने वोटर्स को बनाते हैं कि जी इमरान खान तो बड़ा टार्जन है, डट गया था इमरान खान अमेरिका के सामने, तो इसलिए एब्सोल्युटली नॉट। हालांकि उन्होंने अमेरिका के लिए बड़ी सर्विसेज की थी। उन्होंने अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान आते ही सबसे पहले सी पैक को कैप किया, उसके बाद उसको रोल बैक किया, उसके बाद उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात आयद किए इनके वज़रा ने चीन के ऊपर, और जो उस मनसूबों में करप्शन के वाले से। फिर जो चीन के साथ मायदे थे, खुफिया थे जो पाकिस्तान और चीन के माबैन, वो उठा के उनकी डिटेल्स IMF के वाले की। फिर जैसे खिलाफत उस्मानिया में हुआ था कि उनका जो स्टेट बैंक था, सरकारी बैंक था, वो उस वक्त बैन अवी इदारों की तहवील में चला गया था। तो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक है उसको भी पाकिस्तान के कंट्रोल से निकाल के उनको खुद मुख्तारी के नाम पे उन्हीं की तहवील में दे दिया। फिर कश्मीर सरेंडर किया, फिर उन्होंने पाकिस्तान के जितने वो माशरत तबाह की, फिर मीशत तबाह की, सारा कुछ इमरान खान साहब ने किया। और अब भी वो यकीन दहानियाँ कराते फिरते ज़ुमान पार्क में गिरफ्तारी से पहले अमेरिकन वक्त को कि अब मैं आऊँगा तो मैं ये टंटा ही मुका दूंगा सी पैक वाला, क्योंकि अमेरिका का मसला है सी पैक उसके जो सबसे बड़ा जिसको अपना हरीफ समझता है चीन, उसका वो मीशत को तो मजबूत करता है, पाकिस्तान की मीशत को मजबूत करता है। तो अमेरिका को जो है वो ना तो चीन की मजबूत मीशत वाला खाती है, ना पाकिस्तान की खाती है। तो फिर वो जो 30-35 साल से जिस बंदे को 40 साल से डॉलर्स लगा के पाकिस्तान की आवाम के सामने एक तमाम तर उसकी करैक्टर की आदाद-ओ-शुमार सामने मौजूद होने के बावजूद बताया गया कि ये तुम्हारा मसीहा है, लोगों ने मान लिया। डॉलरों में बड़ी चमक होती है सर, जब ऐसा है कि वो मंजर कशी करते हैं कि बंदा मान जाता है, और उनका जहन फिर हक़ाइक़ को देखने या तस्लीम करने की काबिल नहीं रहता, तो वो फार्मूला इस्तेमाल। तो अब जब वो यहाँ पर अंदर पहुँच गए तो फिर आखिर अमेरिका कूद पड़ा। पहले तो इन्होंने एक तो IMF को ख़त लिखा ना, और ये पाकिस्तान के जनाब आप बंद कर दें, इनको कर्जा ना देंगे तो दिवालिया हो जाएगा, ये वो एंटी पाकिस्तान सीधी सी बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। तो अब जो है वो उन्होंने अमेरिका वाले फिर आगे सामने ये जितने उन्होंने लॉबिंग फर्म जाहिर की थी, मसला इनको ये पेश आ रहा था कि इनके ऊपर एक लेबल लग गया था ट्रंप का, जिसकी वजह से जो बाइडन इंतजामिया इनको कोई लिफ्ट नहीं करवा रही थी कि जी इन्होंने ट्रंप का बड़ा साथ दिया था और बड़ी उसकी वहाँ पे वो प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई थी अमेरिका के हक़ में, ट्रंप के हक़ में। तो अब वो जो बाइडन ने लिफ्ट नहीं करा था, अब आखिर उन्होंने जो बाइडन का भी बंदोबस्त कर लिया कि वो 30 से ज़ायद अमेरिकी जो कांग्रेस मैन हैं, जो कि सदर जो बाइडन की अपनी हुक्मरान जमात के हैं, ये ध्यान में रखिएगा। उन्होंने सदर जो बाइडन को और सेक्रेटरी खारजा एंथोनी ब्लैंक को एक लेटर लिखा है कि हुकूमत पाकिस्तान जो नई बनेगी इलेक्शन के बाद उसको तस्लीम ना किया जाए, और उस वक्त तक तस्लीम ना किया जाए जब तक कि वो पाकिस्तान के अंदर वो इंतखाबात में धांधली की तहकीकात नहीं कराते, और जो उन लोगों को रिहा नहीं करते जिन्हें सियासी सरगर्मियों की वजह से गिरफ्तार किया गया है। तो पहली बात तो ये है कि वो सियासी सरगर्मी की वजह से कोई नहीं गिरफ्तार, जिस तरह अमेरिका में वो जो हुआ था, हमला हुआ था कैपिटल हिल पर, उसी तरह जनाब यहाँ पर हमले हुए थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो ये जो वहाँ के उनके ग्रेग एक कासार एक उनके हैं तर्जुमान, उन्होंने ये सोशल मीडिया पे साइड शेयर किए हैं इन तमाम कांग्रेसमैन के खतूत। तो साईं आ गए अमेरिका के जो अमेरिका से मुतल्लिक थे इमरान खान के, तो उन्होंने इमरान खान की मदद के लिए आगे बढ़े हैं, पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेरना चाहते हैं, पाकिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम ना करने की जनाब वहाँ पे गलगला बुलंद उन्होंने कर दिया है। और इमरान खान साहब चूँकि उनके असासा हैं तो उसको बचाने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं जी, तो वो कहते हैं कि एक जो है वो मनसूबाबंदी लोग कर रहे होते हैं, एक मनसूबाबंदी रब कर रहा होता है। तो मनसूबाबंदी फिर वही कामयाब होती है जिसको अल्लाह ताला बनाता है। तो अल्लाह ताला से सारी उम्मीद है, इन लोगों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है।
اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔